इतनी वायलेंस एक इलेक्शन को लेकर, लोगों को मारा गया, जलाया गया, घरों को जलाया गया। व्हाट डू यू थिंक नमन सर? जी, नमन जी, मुझे अफसोस है 23 साल सलाखों के पीछे अपना टाइम बिताया है। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार तानाशाह के रूप में काम कर रही है? हाँ, तानाशाही से कुछ ज्यादा हो सकता है तो वो ये है, इनको मुनाफा कमाने के लिए उसी जो क्रीम स्किमिंग बोलते हैं, मलाईदार हिस्से को वो सर्व करेंगे। आम नागरिक का वो भाड़ में जाए, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। भारत इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जब सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की बात होती है तो उसका सबसे बड़ा घटक होता है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक ऐसा चुनाव जो किसी भी आरोपों के संदेह से दूर हो। और जब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं तो बात आती है जिम्मेदारी की, और जिम्मेदारी की जब हम बात करते हैं तो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। भारत का जब संविधान बना तब आर्टिकल 324 को डाला गया और कहा गया कि इस देश में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी बनेगी जो इस पूरे भारत के इलेक्शन को सुपरवाइज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए बनाई जाएगी, जो एक फेयरली काम करेगी और फ्री काम करेगी, किसी भी रूलिंग पार्टी के दबाव में नहीं आएगी। लेकिन हाल ही में एक कंप्लेंट गई सारे आईएएस रिटायर्ड पर्संस की, जो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक कंप्लेंट की है कि इस देश में इलेक्शन जो हो रहे हैं वो रूलिंग पार्टी के फेवर में किए जा रहे हैं, जो इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि वो सभी के सभी इलेक्शन जो है वो रूलिंग पार्टी के फेवर में देने को मिल रहे हैं। आपने रिसेंटली असम का भी वो एक इंसिडेंट देखा होगा, या नमो टीवी नाम से जो टीवी चली गई उस पर कंट्रोवर्सी देखी होगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको आज एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएं जो इस विधि के जानकार हैं, जो इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं। तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं आज के इस इंटरव्यू में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहर और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आज हम आपको मिला रहे हैं वामपंथी विचारधारा के कम्युनिस्ट पार्टी से राज्यसभा में सांसद रहे निरुत्पल बसु साहब से। काफी लंबे टाइम आप सांसद रहे हैं, आपका काफी अच्छा अनुभव रहा है। आज हमारे साथ वो रूबरू होने के लिए मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उनके साथ हमारी ये वार्तालाप। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा मुद्दा है इलेक्शन कमीशन को लेकर, सेक्युलरिज्म को लेकर, और उस पर आपकी राय जानने के लिए, क्योंकि आपसे बढ़िया मैं कोई भी नहीं बता सकता। उसका रीजन ये है क्योंकि आप वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, ममता जी की टेरिटरी है। ममता बनर्जी, कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, ये जो चार इतने बड़े बड़े घटक हैं, तो शायद आपसे अच्छा हमें कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपको सीधा एक पहले सवाल पे आपकी तरफ आता हूं। जब भारत का संविधान बना था तो बोला गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक निष्पक्ष रूप से काम करेगा। इसके पास जो उसकी 3 ड्यूटी दी गई थी कि ये अच्छे से कंट्रोल करेगा, सबको सुपरवाइज करेगा। क्या आपको लगता है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो इसका मेन एक मोटो था, वो ये करवा पा रहा है? क्योंकि अगर मैं आपको एक रिसेंट इंसिडेंट अगर डिस्कस करूं, मैं असम के सीएम है मिस्टर शर्मा, उन्होंने इलेक्शन से पहले एक स्पीच में बोल दिया कि ऑपोजिट पार्टी जो बोडोलैंड के कोई थे प्रेसिडेंट, उनके लिए बोल दिया कि मैं इनके खिलाफ अगर मैं पावर में आया तो मैं इनके खिलाफ एनआईए केस में इनको बुक करा के इनको जेल भेज दूंगा। उन पे बैन भी लगाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। लेकिन कहते हैं कि रूलिंग पार्टी का इतना प्रेशर आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना बैन हटाना पड़ गया। उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने भी ट्वीट किए थे कि इट्स अ डार्क डे फॉर डेमोक्रेसी। सो इन लाइट ऑफ दिस, डू यू थिंक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी थी, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रही है? व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट सर? ओवर टू यू। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, ना सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि हमारे देश में जितने सारे स्वतंत्र संस्थाएं संवैधानिक रूप से और कानूनी तौर पे, ये तमाम सारी जो संस्थाएं ये पिछले दिनों में और खास करके मोदी सरकार बनने के बाद और वो भी पिछले जो चुनाव हुआ था 2019 के, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जबरदस्त रूप से ये कार्यपालिका के प्रभाव में आ चुके हैं। आप जो असम के घटना के बारे में बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे कुछ कदम आयोग की ओर से
उठाया गया, जो कि एक हम जिसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड को निश्चित करने का भूमिका होनी चाहिए चुनाव आयोग का, उससे मीलों तक दूर है। और उन्होंने कोई कदम ही नहीं उठा रहे हैं कि केंद्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो हस्तक्षेप हैं और एक समानांतर जो उनका होनी चाहिए दृष्टिकोण और रवैया, उससे बहुत दूर वो चले गए हैं। और सबसे बड़ा जो खतरा अभी बना हुआ है वो इलेक्शन बॉन्ड के ऊपर। आप वकील होने के चलते जरूर ये जानते हैं कि जिस तरह से ये कानून को पारित किया गया था उसमें साफ है कि एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड के जो जरूरत है और जो एक हिसाब से एक प्री रिक्विजाइट है, वो ये कानून भंग करता है। और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे जिस तरह से मामले को टाला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ओर से भी, ये खतरनाक स्थिति बनी हुई है। जी सर, तो जैसा कि अभी आपने पॉइंट आउट किया मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, मैं यहाँ पे एक आपसे इसी पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ऐसा एक एडीआर की रिपोर्ट आई थी अभी, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो एनजीओ है जो इलेक्शन लॉ पे काम करता है, उसके मिस्टर जगदीश जी की एक रिपोर्ट आई थी जहां उन्होंने कहा था कि जब 2019 में इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का, तब ऐसा कहते हैं कि मोदी जी ने जानबूझकर उस इलेक्शन को थोड़ा सा आगे खिसकाया क्योंकि उनके 157 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना बाकी था। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मूव था। तो इसी से मेरा सवाल आता है कि सो डू यू थिंक सर कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके हाथ में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और रूलिंग पार्टी जब स्पेशली एनडीए या बीजेपी जहां पे इतने एलिगेशन लगते आए हैं, तो आपको लगता है मोदी गवर्नमेंट का या जो बीजेपी का है उसका इलेक्शन कमीशन पे ज्यादा प्रभाव है, वो अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं चीजें? देखिए, हर सत्ताधारी दल चुनाव को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डालने का कोशिश करता है, लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग किस तरह से उन दबाव को मुकाबला करेगा। आप जरूर अगर चुनाव आयोग का इतिहास गौर से देखेंगे, टीएन शेषन जो एक समय मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे, तो उस समय भी दबाव था, लेकिन उन्होंने ये दबाव को नहीं माना। उसके बाद से हम देखे हैं कि हर पार्टी का जरूरी नहीं है कि हर बात पे चुनाव आयोग से सहमत होंगे, लेकिन मोटे तौर पे ऐसे कुछ पद्धति अपनाया गया। कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे चुनाव आयोग और चुनाव आयोग का जो संस्थागत भूमिका है, वो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे भी एक उसका स्थापना हो चुकी है। बहुत सारे मुल्क से सुझाव लेते हैं हमारे निर्वाचन आयोग से, और हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के आते हैं उन देश के जो चुनाव अधिकारी है। लेकिन पिछले दिनों में, कई दिनों में जिस तरह से उनका भूमिका है, इससे ये जो प्राप्ति हमारी थी, ये जो उपलब्धियां थी पिछले दिनों का, ये खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर, और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, अभी पूरे देश ने इस बात को देखा है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद जितना वायलेंस हुआ है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मतलब ये ऐसा क्यों आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी का रोल था या क्या था कि इतनी वायलेंस एक इलेक्शन को लेकर, लोगों को मारा गया, जलाया गया, घरों को जलाया गया? नमन जी, मुझे अफसोस है आप लोग अभी इस बात को जिक्र किया है, लेकिन अगर चुनाव को प्रभावित करने के लिए हिंसा का प्रयोग और चुनाव में जीत हासिल करने के बाद हिंसा का प्रयोग आज नहीं, पिछले 15 साल से हो रहा है। अगर आप देखें 2011 के चुनाव में, जहाँ पे 34 साल के बाद वामपंथी सरकार का पतन हुआ और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आया, और उसके बाद जो हिंसा हुआ उसका मुख्य शिकार हम लोग रहे, वामपंथी रहे, और बहुत सारे कोशिश की गई है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद भी सैकड़ों कोशिश हमारे वामपंथियों की ओर से हुई है
केंद्रीय सरकार की संज्ञान में ये बात लाने के लिए कि ये जो हिंसा है ये एक हिसाब से संविधान के कुछ बुनियादी जो आधार है उसके ऊपर कुठाराघात है और उनको भूमिका लेना चाहिए, लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एक हिसाब से राजनीतिक एक कन्वर्जेंस था तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का कि इस तरह से चीजों को प्रतीत किया जाए ताकि लोगों के अंदर ऐसा लगे कि लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में हो रहा है और वामपंथियों को दरकिनार कर दिया जाए। हाल ही में भी जो घटनाएं हुई है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो आया था पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे जो घटनाएं हुई है, फिर कोर्ट भी कुछ बातों को संज्ञान में लिया है, उसमें भी हम देखते हैं कि मतलब बीजेपी के कहने पर और जिस तरह से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन प्रदेश की घटनाओं का मतलब छानबीन किया, उससे ये नहीं लगता है कि वो भी मतलब भाजपा छोड़ के दूसरा पार्टियों की जो शिकायतें हैं उनको संज्ञान में लिया है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में चुनाव का चर्चा अगर किया जाए और चुनाव आयोग का बारे में बातचीत किया जाए तो उसमें हम जरूर ये पाएंगे कि केंद्रीय सरकार जिस हद तक इन प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं, अगर मतलब स्थानिक पैमाने पे राज्यों का जो मुख्य पार्टी है उनका भूमिका खराब तो है और उसको विरोध करना और उसको रोकथाम करना जरूरी है, लेकिन केंद्रीय सरकार में होते हुए वो जिस तरह से चुनाव आयोग को प्रभावित कर सकता है, उसके साथ एक राज्य में जो सत्ताधारी पार्टी है उसका पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे तुलना नहीं हो सकता है। बिल्कुल। फिर इसी बात पे केंद्र सरकार की एक बड़ी परियोजना आती है कि इस देश में इतने विधानसभाओं के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, तो मोदी जी ने घोषणा की थी क्यों ना हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। क्या ये इस इतने बड़ी डेमोक्रेसी में पॉसिबल है सर? ये देखिए, आज हमारे देश में तो मालूम नहीं आप सहमत होंगे या नहीं कि फासीवादी जो रुझान है वो स्पष्ट होते जा रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन ये सब जो बातें हैं, ये पहले बोला था वन नेशन वन टैक्स जीएसटी लाने के समय, और मिडनाइट सेशन करके वो जीएसटी का जो कानून है, तो अगर सबसे बड़ा उल्लंघन वो जीएसटी का प्रयोग में हुआ है वो तो केंद्रीय सरकार की ओर से हुआ है, जो मतलब इसका जो हिस्सा राज्य सरकारों के साथ शेयर होना चाहिए था, मतलब उस संविधान संशोधन और जो संबंधित कानून के तहत वो तो उन्होंने लागू नहीं किया, सिर्फ ये बोल दिया कि हम पैसा नहीं देंगे। इस एश्योरेंस के आधार पे जीएसटी पारित हुआ था कि राज्य सरकारें अपना सेल टैक्स जुटाने का जो अधिकार है उस अधिकार को त्याग रहा है, जिसके आधार पे केंद्रीय सरकार जैसे तय हुआ है कानून में जो प्रावधान है उसके तहत स्टेट के साथ शेयर करेंगे। तो इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन ये उतना ही बकवास है जैसा वन नेशन वन टैक्स का बात है। देखिए, ये बुनियादी बात है कि हमारी देश अनेकता में एकता का देश है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थिति है और इस अलग अलग स्थितियों को देखते हुए एक समय तो शुरुआती दौर में एक साथ ही चुनाव हुआ था, लेकिन अलग अलग विधानसभाओं का जो अवधि वो मतलब जब राजनीतिक वातावरण के चलते उनका अपना जो अवधि पूरा नहीं कर पाया, तब समय के पहले चुनाव करना पड़ा और इस तरह से अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव हुआ है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये एक ही बात है कि जिस तरह से तमाम जो अधिकारें हैं और तमाम जो कार्यक्षेत्र हैं
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का, इसमें राज्य सरकारों का जो अधिकार क्षेत्र है उनको दरकिनार करते हुए जो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे मतलब कानून के विद्यार्थी होने के कारण मुझसे कम नहीं जानते कि संविधान परिषद में ये लेके लंबा चौड़ा बात हुआ था कि क्यों हमारे देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं होनी चाहिए, क्यों हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संवैधानिक जो संसदीय प्रणाली है ये सबसे बेहतर है। और उसमें उन्होंने तमाम जो बंटवारा है अधिकारों का और कार्य क्षेत्र का ये निर्धारित कर दिया था। और अभी हम देख रहे हैं कि इस तरह से मतलब अजीब अजीब नारेबाजी करते हुए, मतलब इस सरकार बीजेपी का ये नारेबाजी में जितना मुस्तैदी वो दिखा पाते हैं, इसका एक छोटा सा हिस्सा भी अगर वो सरकार की संचालन में दिखाते तो देश का परिस्थिति कुछ अलग ही होता। आपने जैसा कहा सर कि जीएसटी को जिस रूट से उन्होंने पास किया पार्लियामेंट में, अभी अगर हम देखें इलेक्शन का जो खर्चा बढ़ रहा है उसमें एक और उन्होंने एक स्टेप ले लिया इलेक्टोरल बॉन्ड को लाकर। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ मना किया कि हम इसको प्रमोट नहीं करते, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना किया, तो राज्यसभा को सरपास करने के लिए उन्होंने मनी बिल का एक रूट लेते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। और उस कारण से, हालांकि ये एक वन ऑफ द रीजन है, इंडिया के जो इलेक्शन है वो वर्ल्ड के सबसे कॉस्टली इलेक्शन को रूप में देखा जाता है, इतना खर्चा किया जाता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि पार्टी के पास इतना फंड, मेरे ख्याल में स्टेट फंडिंग काफी हद तक अगर होगी तो खर्चा भी कम होगा। खर्चा इसलिए ज्यादा हो रहा है कि खर्चा जुटाने के लिए कॉर्पोरेट जो है अंधाधुंध खर्चा करने के लिए तैयार हो रहा है। और आखिरकार वो जो पार्टियों को, खास करके जो पार्टी चुनाव जीतते हैं सत्ताधारी पार्टी को, कि इस पैमाने पे वो फंडिंग कर रहे हैं कि उनके अपने हिसाब से कॉर्पोरेट का फायदा हो रहा है। देखिए ये एंटायर जो कोविड के दौरान जो लॉकडाउन वगैरह हुआ है, जो डेटा प्राप्त है उससे साफ है कि गरीब लोग, मेहनतकश लोग जिस तरह से परेशान हैं, उसका छोटा सा भी एक असर जो हमारे देश में अमीर लोग हैं, बिलियनियर्स है, उसके ऊपर नहीं हो रहा है। इन दिनों में उनका संपत्ति, उनका जो मुनाफा वो बहुत ज्यादा हो गया है और फासला बहुत ज्यादा है वो एकदम ऊपर के जो तबके हैं और निचले तबके के लोग। तो इसीलिए मतलब पैसा बचाने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड, इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। अगर चुनाव आयोग के जरिए स्टेट फंडिंग होती तो खर्चा भी कम होता और ऊपर से ये जो क्विड प्रो क्वो कॉर्पोरेट और रूलिंग पार्टी के बीच और रूलिंग एलिट के बीच, इसको हम खत्म कर सके हैं। जो पैसा मान लीजिए कुछ 200-500 करोड़ रुपया अगर बच भी जा रहा है सरकार की ओर से, सरकारी खर्चा, उससे कई गुना ज्यादा, मतलब कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा पैसा ये कॉर्पोरेट फंडिंग के जरिए और कॉर्पोरेट का जो शिकंजा है वो मजबूत होने के कारण देश को जा रहा है। हम देख रहे हैं टैक्स वेवर हो रहा है कॉर्पोरेट्स को। हम ये देख रहे हैं कि जो बैंक का रिकवरी हो रहा है, होना चाहिए कॉर्पोरेट्स को, ये नहीं हो पा रहा है। लाखों करोड़ के रूप में मतलब जो वेवर हो रहा है डेट रिपेमेंट के ऊपर। और अभी तो और भी मजेदार बात है कि देश की जो राष्ट्रीय संपदा है, मान लीजिए बैंक, कॉर्पोरेट डेटर के वजह से बैंक एक मुश्किल हालात में चले गए हैं। और अभी जो प्रावधान बन रही है ये तथाकथित पाइपलाइन का, वो पाइपलाइन असल में ये लीकेज का पाइपलाइन है। जो राष्ट्रीय संपदा उस पाइपलाइन के जरिए मतलब उस कॉर्पोरेट को के हाथों में जाएगा, जिसके चलते हमारी देश की ये आर्थिक हालात होते जा रहा है। तो ये बात सही है कि सर जितनी कॉर्पोरेट फंडिंग आती है उसका रिफ्लेक्शन उनको टैक्स सेवर में मिलता है। आप देखें अडानी ग्रुप को होना ही नहीं चाहिए।
देखिए कॉर्पोरेट ये लेके दुनिया भर में चर्चा हुआ है, डिबेट हुआ है। कैंपेन फाइनेंस एक मेजर पॉइंट है, और आप जब तक इस तरह से, और वो भी कितना भयंकर है, आपको जानने का भी मौका नहीं है कि कितना फंड और कौन कॉर्पोरेट आपका कौन पार्टी को फंडिंग कर रहा है। तो ये जो फंड देगा, चंदा जो देगा, वो जानने का हक भी देश की जो नागरिक है उनको नहीं है। इससे खतरनाक बात एक लोकतंत्र में कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तभी हम देखते हैं कि देश में अंबानी और अडानी जिस हिसाब से ऊपर आ जा रहे हैं, आज एयरपोर्ट की नीलामी हम जो दे रहे हैं वो अडानी ग्रुप को दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट चंदे का ही असर है ये। एकदम बिल्कुल। और जिस तरह से कोई जो मतलब अगर आप देखें, हम लेफ्ट फ्रंट एलडीएफ गवर्नमेंट जो केरल में वो बिड किया था ट्रिवेंड्रम एयरपोर्ट के लिए, जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया, इसी तरह से बाकी सब जगह इनिशियली ये बात आया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी पब्लिक सेक्टर होने के वजह से मोनोपोली है। लेकिन अगर एक पब्लिक मोनोपोली के जगह एक प्राइवेट संस्था के हाथ में मोनोपोली होती है, तो वो तो खतरनाक स्थिति है। और हमने तो ये नहीं देखा कि देश की एयरपोर्ट्स का निजीकरण के चलते कोई ज्यादा फायदा जो उनके यूजर है उनको मिल रहा है। ऊपर से अब टिकट के ऊपर देखेंगे कि एक बड़ा पैसा जो एयर ट्रैवल करता है उसको वो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को देना पड़ता है। हम पोर्ट में भी वही बात देख रहे हैं। और सबसे हमारी जो नाज थी पूरे दुनिया भर में, जो हमारे इतना लंबा एक रेलवे नेटवर्क, उसको भी दिया जा रहा है। तो इसीलिए एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो अवधारणा है पूरे दुनिया भर में, और उसके चलते जो देश के आम नागरिक को मतलब सफर करने का, और इतना विशाल देश होने के कारण, इतना विविधता होने के कारण, जो मतलब जन परिवहन का जो भूमिका हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, वो बिल्कुल खत्म हो जा रहे हैं। कि थोड़े बहुत चांद मुट्ठी भर लोग जो पैसा देंगे और इसको ऑपरेटर्स, जो कॉर्पोरेट ऑपरेटर्स है, इनको मुनाफा कमाने के लिए उसी जो क्रीम स्किमिंग बोलते हैं, मलाईदार हिस्से को वो सर्व करेंगे। आम नागरिक का वो भाड़ में जाए, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। पर सर गलती कहीं ना कहीं जनता की भी है, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो ऐसे वादे करती है कि हम आपको वॉशिंग मशीन देंगे, टीवी देंगे। और अगर आप देखें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, वो जहां जाते हैं ये इलेक्शन कैंपेन लेकर आते हैं, हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको लगता है ये फ्री का जो वादा है वो देना चाहिए? अब देखिए, मेरे ख्याल में हम असली वास्तविकता से हट रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ऐसा करते हैं, लेकिन बावजूद भी इसकी मतलब लोग काफी हद तक अपना जो मतलब स्वतंत्र राय दर्ज करने में कभी भी कसर नहीं किया। और जब भी हमारे देश में संकट आया है, हम देखा है बहुत बुद्धिमानी से और बहुत समझदारी से मतदाताओं ने अपना वोट दिया है। लेकिन अभी ये जो दो मुख्य विषय हैं, एक तो है पैसा और मनी पावर, और दूसरा है मीडिया। मीडिया का भी जिस जबरदस्त तरीके से कॉर्पोरेट के साथ जुड़ाव हो गया है, और वो कॉर्पोरेट कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट जिस तरह से डोमिनेट कर रहा है पूरा मीडिया स्पेस, और उसका जो संबंध है रूलिंग पार्टी के साथ, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड का जो अनुपस्थिति, ये भी लोगों को मतलब ये गलती करने के लिए कुछ हद तक मजबूर कर रहे हैं। एक जिस वास्तविकता या जिस समझदारी के आधार पे वो बुद्धिमानी के साथ अपना वोट देंगे, उस कैपेसिटी को ही मतलब काफी हद तक कमजोर किया जा रहा है। सर आप राज्यसभा में सांसद रहे हैं,
तो एक सवाल अब इस पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी एक कहा है कि जो सेक्शन 321 सीआरपीसी है, जहां पे वो कहता है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, जब पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो अपने सिटिंग एमएलए, सिटिंग एमपी के खिलाफ जो केसेस पेंडिंग होते हैं, क्रिमिनल केसेस, उसको विड्रॉ कर लेती है। ये क्या है सर? मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, क्रिमिनल अगर एलिगेशन किसी के बारे में अगर होगा तो जरूर उसके ऊपर मतलब प्रोसीडिंग्स होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि जैसे हम देख रहे हैं यूपी में, मतलब 700 से कुछ अधिक केस, दंगे भड़काने का केस योगी सरकार ने यूनिलैटरली विथड्रॉ कर दिया जी। ये अच्छी बात है कि कोर्ट ने बोला है ऐसा ब्लैंकेट विथड्रॉल नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो मतलब प्रोसिक्यूटिंग जो एजेंसीज है, खास करके केंद्रीय सरकार का, एनआईए हुआ, ईडी हुआ, इनकम टैक्स हुआ, सीबीआई हुआ, उसका जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी खतरनाक है। तो इसीलिए अदालत मतलब न्यायालय के सामने जब ये मामले आएंगे, इस बात को भी देखना होगा कि तथाकथित जो ऑफेंडर है उसको वो बच ना जाए, लेकिन साथ साथ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी भी अगर मतलब इस तरह से काम करे। अब देख रहे हैं ना जो हमारे सामने जो आंकड़े हैं प्रोसिक्यूशन का, मान लीजिए यूएपीए या सेडिशन एक्ट या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसमें कितना सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन हो रहा है, लेकिन इतना इसका ड्रैकोनियन प्रोविजंस है, प्रावधान है, जिसके चलते अगर प्रमाणित, आखिरकार अगर प्रमाणित नहीं हुआ कि ये अपराधी है सच में, लेकिन तब तक आप 15 साल 20 साल भी जेल में बिता चुके होंगे और वो मतलब कोई सजा होती उससे कोई कम नहीं है। मैं कल ही देख रहा था कोई रिपोर्ट, किसी को रिहा हुआ है 23 साल के बाद, बेचारा 23 साल सलाखों के पीछे अपना टाइम बिताया है। तो इसीलिए अदालत यहाँ पे एक अगर निष्पक्ष और एक संतुलित भूमिका नहीं ले पाएंगे तो होगा नहीं। पहले देखिए मांग होता था कि सीबीआई का जांच हो, लेकिन अभी हम लोग तो कम से कम ये बोलते हैं कि जांच कोई भी करे, वो मतलब एजेंसी कोई भी हो, लेकिन इसका निगरानी अदालत के ओर से होना चाहिए। उसी समय अगर अदालत के भूमिका में भी कुछ विवादास्पद या कुछ सवालिया निशान खड़ा होता है, तब लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, पर सर गलती पॉलिटिकल पार्टीज की भी तो है कि वो ऐसे एमएलए एमपीज को टिकट देती जिनके पास बहुत क्रिमिनल केसेस हैं। जानबूझ के देती है। आप क्या बोलते हैं गलती? ये तो जानबूझ के देता है। ये क्या संभव है कि मतलब उनके अनजाने में ऐसा कैंडिडेट दिया जाता है? अगर आप चुनाव में लोगों को राय जो है, लोगों का जो चाहत है, उसको निराकरण करने के बजाय आप सत्ता हथियाना चाहते हैं, तो आप इस तरह के कैंडिडेट को देंगे। तो इसीलिए मतलब ये ऐसा नहीं है कि अज्ञान में ये सब हो रहा है, जानबूझ के ये जो ओवरऑल जिस तरह से हमारी देश में शासन हो रहा है, सत्ताधारी पार्टियां काम करती हैं, जिस तरह से नेक्सस बना हुआ है, हमें याद आ रहा है, इसमें बहुत प्रासंगिक होगा, हम जब राज्यसभा में थे, हम लोग डिबेट किए थे वोरा कमेटी रिपोर्ट, वहाँ पे एक नेक्सस के बारे में बताया गया था कि जो पावर एलिट है, मतलब जो अज्ञात वर्ग सत्ता के अधिकारी है, वो किस तरह से नौकरशाह और जो कॉर्पोरेट्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो गठजोड़ के चलते, समझबूझ के चलते देश में मुश्किलें पैदा हो रही है, और राजनीतिक रूप से और संस्थागत रूप से इसका सबसे बड़ा खतरा हमारी जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके ऊपर हो रही है। बिल्कुल सर। अब बढ़ते हैं हमारे इसके प्रोग्राम के लास्ट क्वेश्चन की, जो एक आम जनता का सवाल है सर, और वो हर भारतीय जानना चाहता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा में सांसद जाते हैं, लर्नेड भी होते हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे होते हैं। हम इतनी उम्मीदों से उनको
वहाँ संसद में भेजते हैं। संसद में उनको भेजते हैं कि वो हमारी बातों को रिप्रेजेंट करें, अच्छे अच्छे कानून पास करें। लेकिन हमें देखने को मिलता है ऐसे वो बिल फाड़ रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हैं। एक आम जनता ये पूछना चाहती है कि संसद में लोग काम क्यों नहीं करना पसंद करते हैं सर, दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, इस संसद के जो सदस्य ऐसा करते हैं उससे निंदनीय कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर संसद में क्या कार्रवाई होगी, क्या कानून पारित होगी, ये व्यक्तिगत रूप से कोई संसद के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये काफी हद तक जो सत्ताधारी पार्टी है, जो केंद्रीय सरकार है, उनके ऊपर निर्भरशील है। तो अगर वो चर्चा करना नहीं चाहते, जैसे आप देख रहे हैं, ये मामला तो अभी अदालत में भी आ गया है कि विरोधियों को मतलब एक मुश्किल में डालने के लिए ये जो पेगासस स्पाईवेयर का जो इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये सरकार भी दावा नहीं कर सकता। लेकिन सरकार इसके बारे में क्या सच्चाई है और किसने इसको खरीदा है, क्योंकि ये भी प्रमाणित हुआ है, जो लोग बेच रहे हैं वो बोला है हम सरकारी संस्था के अलावा किसी के पास ये बेचते नहीं है। तो वो ना सिर्फ संसद के सामने बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने एफिडेविट देकर ये बताया कि नेशनल सिक्योरिटी के वजह से हम ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं, बावजूद इस बात की कि ये एक वेपन ग्रेड एक इंस्ट्रूमेंट है और ये कभी भी मतलब देश के नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता है। जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाली चीज वो कभी भी अपना देश के नागरिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब जब तक केंद्रीय सरकार और प्रदेशों का सरकार के बारे में भी कुछ हद तक अगर वो नहीं चाहता है कि कायदे वाली कानून बने तो जिसमें लोगों का हितों का हिफाजत हो सके, मतलब एक व्यक्तिगत संसद को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन इसमें भी ये बात भी सच है कि ये बात किस तरह से किस हद तक एक व्यक्तिगत सांसद एक महिमा के तौर पे अपना पद को संभाल सके, वो भी देखना चाहिए। लेकिन उसका भूमिका बहुत ही छोटा है। कुल मिला के ज्यादातर ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा है, हमारे संविधान में अगर आप देखेंगे कि संसदीय लोकतंत्र का मुख्य विषय है, मुख्य बिंदु है कि सरकार को जवाबदार होना टू पार्लियामेंट। गवर्नमेंट हैज टू बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। और वो अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगा, मान लो बहुत अच्छा चर्चा हुआ किसी विषय पे और उस डिबेट में निर्णायक रूप से ऑपोजिशन कोई बात अगर स्थापित कर पाते हैं और सरकार उसको संज्ञान में लेने के लिए तैयार नहीं है और एक उस किस्म का बेहतरीन बहस करवाने में भी उसका कोई रुचि नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते। जैसा हो रहा है हमारे देश में, ये पिछले 2-3 सत्र में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बिलें पारित हो रहा है, ये तो हमारे जिंदगी में और हमारा छोटा सा अनुभव जो है 12 साल का, हमने कभी नहीं देखा। वो इसीलिए वो अतीत का नेहरू का बार बार जिक्र हो सकता है, लेकिन उस जमाने में कम से कम वो अलग बात है कि सरकार के साथ विरोधियों का सहमति नहीं होता था हर सवाल पे, लेकिन बाकायदा बहस होना और चर्चा होना और उसके बाद एक बिल पारित होने का ये एक अच्छा परंपरा, क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो मुल्कों के अंदर संसदीय प्रणाली कायम हुआ है, उसमें भारत एकमात्र मुल्क है जहाँ पे कभी भी कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं आया। हमेशा पार्लियामेंट्री जो रूल वो हावी रहा। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि वो जो बुनियादी बातें हैं उससे अलग हटकर जो मौजूदा सरकार है वो अपना काम कर रहे हैं। चाहते एक ही लाइन में सर, तो आपको लगता है कि मोदी सरकार तानाशाह के रूप में काम करती है? हाँ, तानाशाही से कुछ ज्यादा हो सकता है, तो वो ये है। बिल्कुल सही बात है सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे आज इतनी सारी बातों को जानकर।
मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस बात हो से सकता है कि आपके दर्शक श्रोताओं को हमारा मतलब बांग्ला उतना हिंदी उतना साफ सुथरा नहीं है, लेकिन काम चलाऊ है, समझने में कोई नहीं सर, विविधता में एकता। हमारे दर्शक सभी बिल्कुल आपकी बात को समझे हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू उन तक पहुंचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए निकाला। आपको वापस हम जल्दी इस प्लेटफॉर्म में बुलाएंगे और हमारे दर्शकों से आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।